सैकड़ों अनाउंसमेंट्स ऐसी नॉन फिजिबल करके उसमें भी दिखाई गई है। कई बार नॉन फिजिबल हो जाती हैं और कभी कभी उसमें देर भी लगती है। कोई जमीन बताई गई और उस जमीन में कहा गया कि पंचायत की जमीन है, जब उसमें काम करना शुरू किया तब डिपार्टमेंट ने देखा ये तो अंडर लिटिगेशन है, ये पंचायत की स्पष्ट रूप से नहीं, आज इसको कैसे कर दें, इसका तो टाइटल किसी और के जिम्मे है। खास करके जमीनों के मामलों में लिटिगेशन दुनिया भर की हैं, उसमें सरकारी विभागों की भी हैं, पंचायत की भी हैं, प्राइवेट भी हैं, सब तरह की हैं। तो मेरा तो इतना कहना है कि हम लोग पिछले 7-7.5 साल से एक निश्चित दिशा में काम कर रहे हैं और दिशा में विकास के कामों में ये ठीक है, फिजिकल तौर पर दिखने वाला विकास है, गलियां हैं, नालियां हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, हवाई जहाज, एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ एक विषय मनुष्य निर्माण का, एक विषय व्यवस्था परिवर्तन का। जैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, वैसे हम ईज ऑफ लिविंग की बात भी करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन जीने में आने वाली जो कठिनाइयां हैं और खास करके ये जो सरकारी तंत्र है, इस तंत्र द्वारा बनाया गया जो नियम नियमावली, कानून, कायदे, नीति निर्देश, इसके अंदर भी फंसा रहता है। वो बहुत से ऐसे हमारे कानून ऐसे हैं कि जिनके कारण से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक ली, उसमें उन्होंने बताया कि हमने केंद्र के अंदर लगभग 1500 कानून ये रद्द कर दिए हैं। हमने भी अपना लॉ कमीशन बनाया है, हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है, और उसमें जितने भी आज़ादी के बाद के या उससे पहले के भी जितने कानून हैं उनके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। उसमें भी या तो जो आउटडेटेड है उनको एक प्रकार से डिलीट किया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा, या उसका पर्पस हल नहीं होता तो आज भी उसका पर्पस हल करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और कई बार तो विधानसभा के अलावा हमको ये रास्ते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें भी जाकर के लड़ने पड़ते हैं। कई ऐसे विषय, एक विषय की चर्चा मैं करना चाहूंगा जो हमारी बहन किरण चौधरी जी ने उठाया, वो उठाया पीएलपीए का और फॉरेस्ट का। अब ये पीएलपीए की फॉरेस्ट की जब हमने सारी आकर के लड़ाई लड़ी देखी तो उसमें क्या है कि पीएलपीए का एक्ट बना सन 1900 में, आज से 120 साल 21 साल पहले। और उस समय क्यों बनाया गया कि आज की खेती, आज का विकास, डेवलपमेंट कुछ नहीं होता था, जंगल ही जंगल था, या वर्षा आती थी तो वर्षा के कारण से, नदियों के बहाव के कारण से, नालों के बहाव के कारण से मिट्टी का कटाव होता था। तो एक कानून बनाया गया कि पीएलपीए, प्रिजर्वेशन ऑफ पंजाब लैंड एक्ट, कि उस लैंड को प्रिजर्व करना है, और प्रिजर्व करना है तो कहीं से भी पानी का कटाव है तो उसका प्रबंध करे सरकार, वहां पेड़ लगाए, क्योंकि उस समय विकास का ऐसा विषय नहीं था, लैंड को प्रिजर्व करना ये उसका पर्पस था। बाद में फॉरेस्ट एक्ट बना, और फॉरेस्ट एक्ट में है कि पेड़ जो है जहां लग गया है वो फॉरेस्ट लैंड है, नोटिफाइड लैंड है, उसका एक्ट बना है, जो नोटिफाई हो जाए उसके अंदर आप कोई काम नहीं कर सकते पेड़ लगाने के अलावा। संयोग ऐसा बना कि ये पहले पीएलपी एक्ट बना तो था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड भी कटती थी, पेड़ लगाने के कारण से लैंड को रोका जाता था। बाद में इस पीएलपीए को कुछ भी सोच रही होगी, इस एक्ट को दे दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया तो वहां एक गलती क्या हुई कि जितना पीएलपीए का नोटिफाइड एरिया था अंडर सेक्शन 3, 4, 5, वो सारे का सारा फॉरेस्ट एरिया मान लिया गया। और इस कंसेप्शन से जब चीजें चली आगे चली तो बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई, और एक डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट भी दे दिया कि हाँ पीएलपीए नोटिफाइड एरिया ये फॉरेस्ट लैंड है। और ये आज नहीं, 20 वर्ष पहले शायद कभी दिया गया होगा। सुनिए सुनिए, अब आप सुन लीजिए सारा, क्योंकि आपने एक विषय में, उदाहरण के लिए कानून का विषय आ गया तो हमें जो काम करने पड़ते हैं, आपके विषय का भी उत्तर है। जब ये ध्यान में आया कि पीएलपीए का एक्ट जितनी नोटिफाइड एरिया है और फॉरेस्ट लैंड है, ये लगभग 40%, जो आपने भी उल्लेख किया, ये पूरे प्रदेश का 40% बनता है, और उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी आती है। उसमें आज के जितने सरकारी, प्रदेश के, केंद्र के और इवन इंटरनेशनल लेवल के ऑफिस बने हुए हैं वो भी उसमें आते हैं। हमारे यहाँ संयोग से एक ही इंटरनेशनल ऑफिस है हरियाणा में, और वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए का। वो आईएसए की जो सारी जमीन है वो भी पीएलपीए के नोटिफाइड एरिया में है। जब इसको फॉरेस्ट मान लेंगे तो वहां कुछ भी नहीं, आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। कितने ही हमारे एचएसवीपी के आपके सेक्टर्स वो उसके अंदर आ गए, कितने। देखिए, इसमें असेंबली की कोई कमेटी बना हुआ
जो जितने कानून हैं जो बदलना चाहती है सरकार, वो बनाती है, हमने वो लॉ कमीशन बना दिया। लेजिस्लेटिव कमेटी होती है। देखिए लॉ कमीशन पहले अध्ययन करेगा, लॉ कमीशन ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन आएगी, फिर वो कमेटी को रखेंगे। लेजिस्लेटिव कमेटी बनाओ, उस पर डिस्कस करेंगे, भाई ये कानून ठीक नहीं है, ये कानून पुराना हो गया, वो ठीक बात है। हुड्डा साहब, लॉ कमीशन जब अपनी रिकमेंडेशन देगा, उन रिकमेंडेशंस को देखने के लिए विधानसभा की एक कमेटी बनेगी। मान लिया, हमारे लिए अगर मैं कब मना कर रहा हूँ, लैंड कवर जो है अगर हमने मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन परिणाम क्या होते हैं सुन तो लीजिए। वो भी उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है, वो पीएलपीए के उसमें नोटिफिकेशन में आ रही है कई इंटरनेशनल जो आपकी कंपनीज हैं whoever, तो यू शुड मेक श्योर कि मतलब वो जो अभी जो हो गई हैं उनको रहने दीजिए। अब पर आप जिस तरह वही तो कानून बनाया, फाइल कर रहे हैं, अभी जो अमेंडमेंट किया था वही किया था पीएलपीए में। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखत में भेजा जा रहा है, दैट इज अ बैकडोर वे ऑफ गेटिंग इनटू द थिंग एंड डूइंग अवे विद ऑल सुन लीजिए सारी बहस का जो आपका सारा विषय मैं उसको नेट में रख देता हूं। इसके बाद भी आप कभी भी 2-4 वकीलों की एक टीम बना के, इधर एजी ऑफिस से लेकर के, आप स्वयं भी वकील हैं या और भी विधानसभा में जो वकील हमारे सदस्य हैं, वो बैठ जाए, बैठ करके और उसका सारे का अध्ययन कर लें। आज मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके चलता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट में अरे नहीं, इस समय सेलेक्ट कमेटी नहीं, इस समय विषय सुप्रीम कोर्ट के, इस समय मैं बता रहा हूं, इस समय ये विषय सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जो चीज लिटिगेशन होती है उस पर हम अभी कोई कमेटी बनाए ऐसा नहीं है। इसकी जो तारीख लगी हुई है, अब आगे बहुत जल्दी इसकी तारीख लगी हुई है। मैं तो ये बता रहा हूं कि इसमें हमने स्टैंड चेंज किया। और क्यों चेंज किया? इसलिए जब कांत एन्क्लेव जो पीएलपीए के एरिया में थी उसको सारे को तोड़ा गया और उसका कई करोड़ रुपया हरियाणा के ऊपर भी हर्जाना लगा है। उस एक केस को देख करके जब हमने विचार किया तो इसमें बहुत बड़ा एरिया, ये हमारे यानी एचएसबीपी के सेक्टर्स, हमारे कई ऑफिस, कई हमारे गुड़गांव में तो जो पुलिस के और सीआरपीएफ के कितने ही जो प्लाटून्स इतने सैकड़ों एकड़ में है, वो सारा धराशायी होने वाला था। तब हमने ये कहा कि नहीं, पीएलपीए लैंड यानी टोटल पीएलपीए लैंड इज नॉट फॉरेस्ट लैंड, और इस पर बहस चल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा था। खाली जो भी इस तरह के जो ये बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स, उनका आप एक वो बना लीजिए, बन गया हमारे पास है, कहते आप उनको उतना का जो बने हुए हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दीजिए। लेकिन जो है अगर ये, अरे वही आपको विधानसभा में पता है कि नहीं पता, पीएलपीए में एक अमेंडमेंट लाके यहाँ पास कराया गया है और वो पास कराने के बाद उसको हमने गवर्नर जी के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा हुआ है और उसी का सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लिया गया है कि ये अमेंडमेंट गलत किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसका अध्ययन हो रहा है। नहीं, इनको आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो, पर जो फॉरेस्ट एग्जेम्प्ट करने के लिए एक्ट बनाया था, नहीं मान वाले ये जो प्रावधान है उनको मत आप छेड़िए, क्योंकि वो छेड़ने से ये हम कॉलोनाइजर्स को लैंड शार्क्स को और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उस एक्ट को, आप पीएलपीए का अमेंडमेंट एक्ट पढ़ के आओ, फिर मेरे से बात। मैं पढ़ के आई हूँ जी, तभी मैं हमने कोई छेड़खानी नहीं की, आई हूँ मैं, तभी तो सारा इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है ये, वो देखा ना मैंने, बहुत डिटेल के अंदर चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में से मैंने देखा कि आपने पढ़ा नहीं है। आप आज भी पीएलपीए और फॉरेस्ट लैंड को एक मान के चल रहे हैं, इसलिए उस चिट्ठी को मैंने पढ़ करके मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं चिट्ठी मेरी, आपकी चिट्ठी मेरे पास है, हाँ, इसलिए उसको दोबारा से आप चाहें उसका अध्ययन करने के बाद फिर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अंडर लिटिगेशन है, सब जुडिस केस है, इसलिए हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो करना था हमने कर लिया। ये तो अच्छा करा है, सारा फॉरेस्ट लैंड पे था, सारा अरावली है वहाँ पे। वो फॉरेस्ट लैंड में नहीं था, अरावली लैंड है, सारा अरावली में था, हमारी पीएलपीए एरिया में था। पर्यावरण हमारा खत्म हो रहा है। अब आप नहीं माने तो आपको कोई, मेरे पास तो जादू नहीं है जो आपको मना सकूं। और है अपना स्वभाव होता है, अब क्या करें, नहीं माने तो ये किस का नहीं माने, किसका माने किसका नहीं माने, इनकी मर्जी। मैं कुछ विषय जो सदन में उठाए गए हैं, आखिर काफी विधायक बोले हैं तो बहुत से विषय उठाए हैं, कुछ लोगों का रिपीटिशन था, कुछ लोगों के नए विषय थे और बहुत तो ऐसे हैं जिनके उत्तर दिए भी जा चुके हैं फिर भी उठाए गए हैं।
उदाहरण के लिए जैसे मानो कोविड का ही है, कोविड के ऊपर खूब चर्चा हमारी पिछले विधानसभा सत्र में भी हुई है। उन्हीं विषयों को बार बार उठाया गया। विषय तो था कि जो नया क्या ओमिक्रॉन जो नया आया है, इसकी चर्चा पर सीमित था, लेकिन चर्चा वो सारी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, हो गई। लेकिन हम लोग विषयों पर जिनके जवाब मैं दे रहा हूं, कुछ विषय हुड्डा साहब ने रिपीट किए हैं, उनका मैं बता रहा हूं। और मैं एक बात और घोषणा कर रहा हूं, सब विषयों के उत्तर इस समय में शायद संभव भी नहीं होंगे। एक नया विषय मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से चाहता हूं करना, कि जो 0 आवर में भी विषय आते हैं, शायद ये पार्लियामेंट ने कर भी रखा है, क्या उनका सरकार के द्वारा, मंत्री जी प्लीज इधर जरा सीएम, क्या सरकार के द्वारा हम ये कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर जितने 0 आवर में भी विषय आते हैं, उनका भी लिखित जवाब संबंधित विधायक को दें? हम तैयार हैं, हम इस काम के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिरी दिन भी बहुत विषय आते हैं। अब इतना जल्दी तो है नहीं कि आज विषय आए आज ही उसका निकाल के उत्तर लाएंगे। तो अगले 1 महीने में इसी सत्र से हम शुरू करते हैं कि जो भी इस सत्र में 0 आवर में विषय आए, प्रश्नोत्तर का तो तैयार होकर के जवाब आ जाता है, 0 आवर का नहीं आता है। तो ऐसे सब विषयों के उत्तर डिपार्टमेंट के द्वारा 1 महीने में संबंधित जो भी उसमें जायज हैं, जो रिपीटिशन है पहले हो चुके हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। और कई बार तो शंकाएं भी की जाती हैं, जिसको कहना चाहिए कि आउट ऑफ द वे जाकर के, जिसका कोई उत्तर वाजिब है वो उत्तर सबको दिए जाएंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम किए। उस व्यवस्था परिवर्तन में नहीं दे सकता, वो छोड़ देगा, पहले ही है, छोड़ देगा, आधा देगा, गलत नहीं देगा। देखिए नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा झूठा हो ना, आप झूठा तो कार्रवाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। एक मिनट विवेक जी, इसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं। एक मिनट सर, एश्योरेंस कमेटी हो जाता है, लेकर के जाइए एश्योरेंस। अगर व्यवस्था, ये स्पीकर साहब के अध्यक्षता में सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। एश्योरेंस कमेटी के पास लेकर के जाइए आप। एश्योरेंस कमेटी विधायकों की कमेटियां हैं, इसीलिए हैं, जवाब तलब करेगी। इस विधानसभा में कहीं कोई बात का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विधानसभा की जो कमेटियां हैं वो ही पूछती हैं, एश्योरेंस कमेटी भी है। इसलिए यहाँ ऐसा विषय नहीं निकालना चाहिए। मेरे ध्यान में आज तक कोई एक विषय ऐसा नहीं लेके आए कि यहाँ सदन में एश्योरेंस दी है और जो उसका पालन नहीं हुआ। और कई बार तो सदन में कई बातों को हम लोग तो इग्नोर इसलिए करते हैं, चलो कोई बात नहीं, विपक्ष में आलोचना करने के लिए कह दिया होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। यह कहा गया कि 28 पेपर रद्द हुए। पेपर रद्द होने का मतलब क्या होता है कि वो पेपर रद्द हो गया, दोबारा से फिर लिया जाएगा। मैं कहता हूं लीक भी नहीं हुए। और इस नाते से मैंने कहा कि 4 पेपर ऐसे हैं जो लीक हुए या आउट हुए या रद्द हुए। लीक होना कब होता है? पेपर शुरू नहीं हुआ उससे पहले उसका जो उत्तर है वो चला गया कहीं। अगर पेपर करते हुए कोई वहां पीएन चला गया और उस पीएन ने किसी का प्रश्न पत्र उसका मोबाइल से फोटो ले लिया और बाहर निकाल दिया, इट्स नॉट लीकेज। लीकेज का एक अर्थ ध्यान रखना चाहिए। कल भी मैंने प्रारंभ करते समय ये चर्चा की थी। पेपर आउट का मतलब होता है कि कोई पेपर, हाँ इसको आउट में तो कह सकते हैं कि वो पेपर आउट हो गया, चलते हुए पेपर में 3 घंटे में आउट हो गया, सॉल्व हुआ, अंदर कोई आके कर गया, दे गया, उसको आउट कहेंगे। तो लीक नहीं हुए। और ये गलत स्टेटमेंट है। इस गलत स्टेटमेंट का या तो आप लोग इसको सुधार लें, और नहीं सुधारे तो इसके अनुसंधान इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए कि 28 पेपर लीक हुए, आप कोई कमेटी बना करके इसका सत्यापन करवा लें। इसका रिटर्न में आएगा तो मैं जरूर कर दूंगा जी। आप लिख करके सरकार भेजेगी तो हम इसका जो भी गलत मिसगाइडिंग ऑफ द एक बात हाउस को मिसगाइड करने का किसी को भी अधिकार नहीं। एक बात कल मैंने निवेदन की थी, आज मैं फिर सदन में फिर दोहरा रहा हूं कि आदरणीय हुड्डा साहब ने जो व्हाट्सएप पढ़ के सुनाया था उसकी भी एक कॉपी ले करके उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। हुड्डा साहब जरूर लिखित साहब कॉपी दे देंगे वो क्या? नहीं, लेना ही चाहिए। नहीं, आपको मांगनी चाहिए लिखित, क्योंकि सदन में कहा गया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं, ये व्हाट्सएप मिसलीड किया। ये व्हाट्सएप कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या उसका अगर इंक्वायरी करानी है, इंक्वायरी
पास तो इसने भेज दिया। इंक्वायरी आप तो मेरे जिसने भेजा उस वहां तक जाएंगे। इंक्वायरी कराने से क्यों मना करते हो? इंक्वायरी कराओ। हाँ तो दो मेरे को। मेरा क्या मतलब है? नहीं दो ना। नहीं वो कराए ना नंबर। नहीं आपने यहाँ पर रखा है, हाउस के अंदर आपने रखा है ना, आपको देने में क्या हर्ज है? बात सुनोगे आप? आपको देने में क्या हर्ज है? मेरा रिकॉर्ड में दिखा को मैंने ये कहा ये ऐसा हुआ है, ये गलत नहीं आपने पेपर पढ़ करके सुनाए हैं, ये ना कहो, ये ना कहो। आपने पूरे सरकार का काम है, वेरीफाई नंबर दे दिया, व्हाट्सएप की कॉल वो दे दी। आप उसकी कॉपी देने में क्या दिक्कत है? नहीं आपने कॉपी हाउस के अंदर पढ़ी है, हाउस के अंदर कहा है उसको तो उसमें मैंने टेलीफोन नंबर दिया पहले और वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो सारा पेपर में भी आया हुआ, प्रोसीडिंग में भी आया हुआ। नहीं आई एम नॉट सोर्स ऑफ। आपने ये बोला है, आपने बोला सोर्स क्यों नहीं है? आप जब हाउस के अंदर बोल रहे हैं तो सोर्स तो अपने आप ही है। मैंने प्रोसीडिंग में पूरा आया हुआ है जो मैंने अध्यक्ष जी, अगर वो है अध्यक्ष जी यदि कांच पर पारा चढ़ा दिया जाए तो वो अर्पण बन जाता है, दर्पण बन जाता है, और वही दर्पण किसी को दिखा दिया जाए तो उनका पारा चढ़ जाता है। तो इसलिए इनको दर्पण दिखाया तो पारा चढ़ना बहुत स्वाभाविक है, इनको ध्यान में आएगा। हाँ, इनका ध्यान में आएगा। नहीं रिपोर्ट नहीं, आप पहले लिखा के दो, हमको वो चाहिए, मलिक साहब देखेंगे। बैठ जाओ। हमने व्यवस्था परिवर्तन की बातें की हैं, व्यवस्था परिवर्तन में बहुत सी किए हैं। हमारा मैं समझता हूं कि पिछले 7 साल का अगर सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है तो व्यवस्था परिवर्तन का है। और इस व्यवस्था परिवर्तन में आम आदमी को आने वाली कठिनाइयां, किसी भी समाज विशेष को, वर्ग विशेष को आने वाली कठिनाइयां कैसे दूर की जाए, और इसमें हमने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया है। उस टेक्नोलॉजी के उपयोग का ये भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस है कि 2014 तक इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। हमने आने के बाद गुड गवर्नेंस डे 2014 25 दिसंबर ये तय किया था कि आगे गुड गवर्नेंस का सारा कार्यक्रम चलाएंगे। मेरी फसल मेरा बुरा उसी का एक परिणाम है। मैं कहता हूं इसके कारण से एक व्यवस्थित होने लग गया सारा सिस्टम, किसान इससे प्रसन्न है। इतना ही है कि शुरू में किसान को कठिनाई आई है, शुरू में किसान को कठिनाई इसमें जरूर आई है, शुरू में किसान को कठिनाई जरूर आई है। जब कोई नया कानून आता है थोड़ा बहुत कठिनाइयां आती हैं। और ये चीजें, ये जो आपके सुझाव जीएसटी में भी ऐसे, ये जो ऐसा भी जीएसटी में भी ऐसे आपके सुझाव, जो कठिनाइयां, उसको दूर करने का काम हमारा है, क्योंकि अभी इसको 2 ही साल हुए हैं। और इसमें सबसे बड़े लाभ क्या हुए हैं? देखिए, अभी केंद्र जो कहता है, आपने कहा कि हाँ एक कानून आया था कि फसल कहीं भी बेची जा सकती है, वो कानून वो तो आपने वापस करा दिया, नया है। इस नए कानून में मैं बता रहा हूं आपको, When I was member of parliament, ये पहले मेरी बात सुनो, ये इलेक्शन कमिश्नर रहे, मिस्टर गिल was the chairman, secretary agriculture, Narasimha Rao was the prime minister, I was member of parliament and I was secretary of parliamentary farmers forum। वो लेके गए थे हम इशू, जब क्यों दिल्ली हरियाणा का जो फसल थी नजफगढ़ ले जाते थे, वहाँ भाव अच्छा मिलता था, तो उस टाइम ये कह दिया था फ्री मूवमेंट होगी, वहाँ रोक दिया गया था, किसान कहीं भी ले जा सकता है। ये उस टाइम का लाने ले जाने का नहीं, बेचने का विषय है। कभी और कानूनी तौर पे रोक नहीं लगी है। नहीं, अंतर है लाना ले जाना और बेचना। मैं क्या कह रहा हूं, लाना ले जाना ये पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है, लेकिन बेचना, सुनिए, बेचना मंडी में बेचना अनिवार्य है, मंडी में बेचना अनिवार्य है। पिछले कानून के हिसाब से नया कानून बनाया है, वो मंडी से बाहर भी बेच सकता है। आपने नए कानून सारे वापस करने के लिए और वकालत की, मैं कह रहा हूं कि बेचने के लिए मंडी की फीस, अगर कहीं बेचा जाएगा तो भी मंडी में उसकी जानकारी देना और उसकी फीस भरना ये अनिवार्य है। आज पिछले कानूनों में यही तो हटाया था नए कानून में, और नए कानून में हटाने के बाद हमने तो बासमती पर जो 4% का खर्चा था उसको घटा के 1% किया था, इसलिए कि नए कानून पर इसका जो है उस हिसाब से हम पहले ही कर लें। जब नए कानून समाप्त हो गए हैं तो आज जब मंडी में ही उसको आना है तो मंडी में पूरा पैसा, आखिर वो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारा होगा, मंडियों का विस्तार होगा, उस 4% में वही तो पैसा लगना है। और शुरू में आप लोगों का ये तर्क था कि नए कानून आने से
और 700-800 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू आता है मंडियों का, ये खत्म हो जाएगा। ये आपका तर्क था उसके पीछे कि भी 700-800 करोड़ रुपया कम हो जाएगा। आखिर वो पैसा ग्रामीण क्षेत्र का विकास, HRDF वही है, और मार्केट फीस, मंडियों का विस्तार, ये वही है। और इसके कारण से एक और नई व्यवस्था जो बनी है अभी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हर एक स्टेट का तय कर दिया कि आपकी प्रोक्योरमेंट इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। जब इससे ज्यादा नहीं करेंगे तो हमारा दायित्व तो बनता है कि पहले हम हरियाणा के किसान का लेंगे, हरियाणा के किसान के बाद हरियाणा का वो किसान जो बाहर बुआई की हुई है फिर उसका लेंगे, और इसके बाद हमारा कोटा पूरा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के किसान भी आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, कहीं के आके बेच जाते हैं। एक कारण, एक कारण। दूसरा कारण बता रहा हूं। दूसरे कारण में ये जो केंद्र की ओर से प्रोक्योरमेंट की जाती है धान की और गेहूं की, हमने जो 10-11 फसलें प्रोक्योरमेंट करने की बात कही है, इसमें स्टेट का बहुत सा नुकसान भी होता है। उदाहरण के तौर पर अरे कहीं बाजरे की आप बाजरे का रिकॉर्ड मंगवा कर देख लीजिए कितने साल इन्होंने कराया और कितना कराया। मैं कहता हूं आप एक नहीं बाजरे का पैसा खरीदा, एक भी। हाँ, इस गलत बयानी है, ये गलत बयानी है। आप रिकॉर्ड उठा के दिखा दीजिए, और ये भेजना चाहिए हुड्डा साहब को। इस 0 आवर के सूत्र में चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं कह रहा हूं कि ये जवाब हुड्डा साहब को भेजना चाहिए, कितना प्रोक्योरमेंट कब हुआ। मेरा ध्यान है, नहीं होगा तो जब बता देंगे। आप बताएंगे मेरे को इस बात की कोई नहीं बताएंगे मेरे में इसमें कोई। अब जब 2021 में नहीं 2020 में जब मैंने बाजरा खरीदा 2150 रुपया, उस समय हमारे जो एस्टिमेट्स थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो थे 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा। लेकिन जब बाजरा खरीदा जाने लगा उस समय तो कोई सावधानी हमने बरती नहीं। बाद में ही बढ़ते बढ़ते और 7.5 लाख मीट्रिक टन खरीदना पड़ा हमको। लगभग 2 लाख मीट्रिक टन से ऊपर बाजरा राजस्थान से आके बिक गया, क्योंकि राजस्थान में 1300-1400 रुपया था, हमारा 2150 रुपया था। तो वो जो 700 रुपये का घाटा है वो हरियाणा सरकार को लगभग 550 करोड़ रुपए का ये नुकसान उस समय हुआ। अगर वो केवल हरियाणा का होता तो उसमें काफी कुछ तो हम अपने पीडीएस में डाल देते, कुछ बचता तो वो और हमारे जो सोर्सेज हैं बिक्री के, उन सोर्सेज में बिक जाता, थोड़ा बहुत 150 करोड़ का नुकसान हो सकता था। लेकिन 550 करोड़ रुपया हुआ तो केवल वो राजस्थान का बाजरा बिकने से।